आज इंडिया में जितनी भी गरीबी है उसका सबसे बड़ा रीज़न ब्रिटिश है। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जिसने भी इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, चाहे फिर वो शशि थरूर हो या फिर संजीव सान्याल। As others have said on the proposition, violence and racism were the reality of the colonial experience, and no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. ब्रिटिश ने इंडिया से करीब $45 ट्रिलियन लूटे और वो इसका 1% भी वापस नहीं दे सकते। पर तुमने इंडियन से ही सुना होगा कि ब्रिटिश ने तो हमें रेलवेज दी, उन्होंने ही हमें डेमोक्रेसी दी, हमें सिविलाइज बनाया। और इवन ब्रिटिश से पहले तो इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सब कुछ डिवाइडेड था, हम लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो इस वीडियो में तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं और कैसे ब्रिटिश ने हमसे $45 ट्रिलियन लूटे और इंडिया को सबसे अमीर देश से सबसे गरीब देश में से एक बना दिया। पर अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन इस बात का तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि इंडिया सबसे रिचेस्ट कंट्री थी? तो एक काफ़ी फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन ने ये सारा डेटा कैलकुलेट किया अलग अलग देशों का, अलग अलग टाइम पीरियड का, और उन्होंने ये बताया कि करीब 1700 सालों तक इंडिया और चाइना सबसे अमीर देश थे, जिसमें इंडिया ज़्यादा टाइम के लिए सबसे ऊपर था। और इस सब टाइम पीरियड में ब्रिटेन काफ़ी पिछड़ी सिविलाइजेशन थी, उनकी इकोनॉमी हमसे काफ़ी नीचे थी। और जब 1608 में ब्रिटिश पहली बार इंडिया में आए तो इंडिया की इकोनॉमी पूरी दुनिया की 22% थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश की सिर्फ 2%। इसका मतलब है कि उस वक्त इंडिया ब्रिटेन से करीब 11 गुना अमीर देश था। और 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ 4% हो गई थी और ब्रिटिश की 6.5%, जबकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन हमारे सामने कुछ भी नहीं थी। इसका मतलब कि जो एक एवरेज इंसान था ब्रिटेन का, वो एक एवरेज इंडियन से बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। और इस सब का रीज़न था जो उन्होंने हमारे देश से इतनी लूट की। और ये सब गलती से नहीं हुआ था, एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटेन इंडिया को धीरे धीरे लूटता गया। उन्होंने हमसे पैसे तो लूटे ही, हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी ख़त्म कर दी। आज चाइना पूरी दुनिया में फेमस है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस वक्त पे इंडिया भी ऐसे ही फेमस था। हमारी जो टेक्सटाइल थी वो दुनिया में सबसे बेस्ट थी। लेकिन आज अगर चाइना में सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएं तो लोग भूखे मर जाएंगे। और इंडिया में भी यही हुआ। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स थी, मतलब कि एक एवरेज इंसान सिर्फ 32 साल ही जी पा रहा था। पर ये सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवेज क्यों बनाई? ताकि वो लोगों को हेल्प कर सकें? नहीं, ताकि वो लोगों को और अच्छे से लूट सकें। जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे, चाहे फिर वो कोल हो, कॉटन हो या फिर गेहूँ हो, चावल हो, ये सब छोटे छोटे शहरों से आते थे। और इन सब चीज़ों को इंग्लैंड भेजने के लिए ब्रिटिश को रेलवेज बनानी पड़ी, ताकि इन छोटे छोटे शहरों से आसानी से लूट की जा सके और उसको ट्रेन में डाल के बड़े शहरों में भेजा जा सके और फिर वहाँ से उसे इंग्लैंड भेज सके। और कितने शर्म की बात है कि जब इंडिया में ग्रेट फैमिन आया, जब लोग भूख से मर रहे थे, इंडिया में भुखमरी थी, तब इन ट्रेन का यूज़ हो रहा था अलग अलग शहरों से गेहूँ, चावल, ये सब इंग्लैंड भेजने के लिए। तो भले ही रेलवेज़ ने इंडिया को थोड़ा बहुत फ़ायदा किया हो, पर नुकसान उससे ज़्यादा किया। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आते तो क्या इंडियंस खुद रेलवेज़ नहीं बना सकते थे? जिन्होंने नंबर्स डेवलप किए, ज़ीरो को डेवलप किया, वो लोग रेलवेज़ नहीं बना सकते थे? इस बात का कोई बेस ही नहीं है। अच्छा, इस बात का क्या प्रूफ है कि उन्होंने हमसे $45 ट्रिलियन लूटे? इतनी इकोनॉमी तो उनकी आज भी नहीं है। तो $45 ट्रिलियन का नंबर उत्तर पटनायक ने दिया था, जो कि काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट है। और ये नंबर काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद आया था। और इससे पहले दादा भाई नारोजी ने भी ऐसी थ्योरी दी थी। तो जितना भी इंडिया का ट्रेड सरप्लस होता था, मतलब कि जितने भी पैसे हम लोग दुनिया के साथ बिजनेस करके कमाते थे, वो सब ब्रिटिश अपने पास रखते थे। वो लोग हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते थे और उसी टैक्स से हमारे से ही सामान खरीदते थे और फिर उस सामान को पूरी दुनिया में बेचते थे काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे। और जितना भी उससे प्रॉफिट बनता था वो सब अपने पास रखते थे। कहने का मतलब है कि अगर तुम कोई किसान हो और तुमने चावल उगाए हैं तो उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिश को, और फिर ब्रिटिश तुमसे चावल खरीदेंगे उसी टैक्स का यूज़ करके और फिर दूसरे देशों में उसे बेचेंगे काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो अपने पास रखेंगे। उत्साह पटनायक ने जितना भी ये प्रॉफिट था 200 साल का, उसके ऊपर 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया और उसकी जो वैल्यू आई वो $45 ट्रिलियन थी। हालांकि इसका 1% भी वो लोग वापस देने की सोच नहीं सकते हैं, पर ये वैल्यू थी जो उन्होंने हमारे यहाँ से लूटी। और जो लोग ये बोलते हैं कि ब्रिटिश ने हमें डेमोक्रेसी दी, तो पाकिस्तान भी तो ब्रिटिश के अंडर में था, वहाँ तो कभी भी मिलिट्री रूल लग जाता है। और ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज थी जो ब्रिटिश के अंडर में थी, पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। पर इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी डेमोक्रेसी बनी रही, इसमें ब्रिटिश का ज़ीरो रोल था। और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिश से पहले तो कोई इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सब कुछ डिवाइडेड था। तो उनको विष्णु पुराण पढ़नी चाहिए, ज़ुआनज़ांग के टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, ग्रीक टेक्स्ट पढ़ने चाहिए और रोमन टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। उन्होंने सब ने इंडिया को डिस्क्राइब किया है करीब 2000 साल पहले, जब ब्रिटेन नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इस सब रिसर्च के बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश अगर इंडिया में नहीं आते तो मुगल्स तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे, कुछ सेंचुरी के बाद इंडिया में खुद ही डेमोक्रेसी आ जाती। लेकिन हमारे देश में जो आज इतनी गरीबी है वो ना होती, जो इतना करप्शन है वो भी ना होता। पर इस सब की वजह से जो आज ब्रिटेन में लोग रहते हैं, हमें उनसे हेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर के लिए। अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना।